हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी टीचर। तो आज मैं आपकी बायोलॉजी की फर्स्ट चैप्टर जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी है क्या। उसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर है मैं उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, प्लस उसके अंदर कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो हम इस क्लास के अंदर डील करेंगे, वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हो तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 9th से अभी प्रमोट हुए 10th में, तो उनको यही नहीं पता होता है कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री साइंसेज क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी है क्या। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो बायोलॉजी, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बायोलॉजी जो है वो 2 वर्ड से बना हुआ है ना। एक साइंस है, तो ये एक ऐसी साइंस है जो 2 वर्ड से बनी हुई है। सो बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, वन इज द बायो। तो जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड बायो, ओके, प्लस और दूसरा वर्ड आप ऊपर देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड लॉजी। सो इट मीन्स, तो ये बन गया बायो प्लस लॉजी। सो बायोलॉजी जो है उसका मीनिंग क्या हुआ, तो बायो का मीनिंग होता है दैट इज लाइफ। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। इट मीन्स अगर हम इन दोनों वर्ड्स को जोड़ दें तो क्या बनेगा, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए स्टडी ऑफ लाइफ। अब लाइफ किसको बोलते हैं, तो लाइफ किस में है आपको पता है। लाइफ किसके अंदर, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। लाइफ कहाँ पे है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो अगर हम बात करें लाइफ अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है तो इट मीन्स कि हम किसकी स्टडी करें इस बायोलॉजी के अंदर। इस बायोलॉजी में हम स्टडी करेंगे दैट इज स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आएगा, जैसे हम अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो आपको भी पता है इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम मेनली 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास आएगा दैट इज प्लांट्स, क्या आएंगे इसके अंदर, प्लांट्स। और दूसरे अगर हम बात करें दैट इज एनिमल्स, ओके, एंड थर्ड इज दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये 3 ऑर्गेनिज्म मेनली जो क्लासिफिकेशन है, ये 3 ऑर्गेनिज्म, वन इज प्लांट, सेकंड इज एनिमल एंड थर्ड इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इट मीन्स एक ऐसी साइंस, कौन सी साइंस, जो आप देख रहे हो ऊपर बायोलॉजी, एक ऐसी साइंस जिसका काम है प्लांट को स्टडी करना क्योंकि इनके अंदर लाइफ है, एनिमल्स को स्टडी करना क्योंकि इनके अंदर लाइफ है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब कुछ बच्चों को शायद ना पता हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों वो सभी ऑर्गेनिज्म जो अपनी आंखों से हम नहीं देख सकते। सो ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स दैट वी कांट सी विद आवर नेक्ड आइज, अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, प्रेजेंट है लेकिन हम देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आँखों की जो मैग्नीफिकेशन है, देखने की पावर जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, वो उनकी मैग्नीफिकेशन से भी ज़्यादा छोटे हैं। तो फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म को कैसे देखेंगे, तो इनको देखने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होगा एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। तो इसकी मदद से आप देख सकते हो, जैसे आपको पता है कि आपके दही के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया है ना, ऐसे यीस्ट है, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो नहीं देख सकते। तो हमारी बायोलॉजी का जो मेन मकसद है वो यही है कि हम इन सभी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करें, इनके अंदर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये चलते कैसे हैं, इनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन का काम क्या है, फिजियोलॉजी, सब कुछ। जब कोई साइंस अगर स्टडी करती है उस साइंस का नाम है दैट इज़ बायोलॉजी। तो मेरे ख्याल से अगर आप कोई साइंस स्टडी करने जा रहे हो, जब किसी सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको तो यही पता होना चाहिए उस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है। तो इट मीन्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपका फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट डे है, तो पता होना चाहिए आप क्या पढ़ने जा रहे हो। इट मीन्स आप पढ़ने जा रहे हो बायोलॉजी। सो बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ तक आ गया समझ बच्चा। अब हम आगे चलते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है इस बायोलॉजी के अंदर 10th क्लास के अंदर, वो क्या है और उसके बारे में भी अब थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम बात करेंगे, हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो बायोलॉजी का
10th क्लास के अंदर, उसकी बात करेंगे और नाम है दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि कभी भी आपको यूनिट को करते हो तो सबसे पहले हमें उस यूनिट का जो मीनिंग है वो पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के अंदर काफ़ी कुछ छुपा होता है। सो सबसे पहले मैं इस चीज़ को समझना है कि लाइफ प्रोसेस है कि सो व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस। सो जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो लिखा हुआ है लाइफ प्रोसेसेस। अब देखोगे तो ये स्प्लिट हो रहा है 2 वर्ड्स के अंदर। सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड, वन इज लाइफ एंड सेकेंड इज प्रोसेसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सेकेंड वर्ड क्या आ गया, प्रोसेसेस। तो इट मीन्स कि ये वर्ड भी 2 वर्ड में स्प्लिट हो सकता है, लाइफ प्रोसेस ही। तो इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर आपको बताया था पहले कि लाइफ का मीनिंग क्या है, दैट इज लिविंग। तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो गया लिविंग, या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म करते हैं उसको हम लाइफ का नाम देते हैं। सो वट एवर द लिविंग ऑर्गेनिज्म डू दैट कम्स अंडर द लिविंग और लाइफ। एंड प्रोसेसेस, सो सेकेंड वर्ड है प्रोसेसेस। प्रोसेसेस का मीनिंग होता है दैट इज फंक्शन और एक्टिविटीज़ और फिजियोलॉजीज परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी फंक्शन परफॉर्म्ड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हम उनको बोलते हैं दैट इज प्रोसेसेस। ओके, तो मीन्स कि एक आ गया लिविंग, तो लिविंग का मतलब हो गया कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ करैक्टर्स हैं जो लिविंग शो करते हैं, जो नॉन लिविंग नहीं करते। अगर मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सो अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको लिविंग रहने के लिए कुछ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। सो उनको कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, उनकी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजीज होंगी जिसके कारण वो लिविंग है। अगर वो एक्टिविटीज़ नहीं होंगे, अगर वो फंक्शंस नहीं होंगे, अगर वो प्रोसेसेस नहीं होंगे, तो ये लिविंग जो हैं वो नॉन लिविंग में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं अभी पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो जैसे मैंने बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग रहने के लिए कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो वो फंक्शंस हैं क्या। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फंक्शन क्या है, वो पहला फंक्शन आ गया, जैसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो नाम सुना ही आपने, न्यूट्रिशन 8th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी इसका बीच में आता ही रहता है न्यूट्रिशन। सो फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है फंक्शन वो है न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन मीन्स कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी डेवलप करेंगे या एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। सो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी गेट एनर्जी, और बिना एनर्जी तो रह नहीं सकते। अब आप देखो, आप पढ़ रहे हो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, अभी आप खेलोगे उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, आपने कोई भी एक्टिविटी करनी है उसके लिए एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी आएगी कहाँ से, तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि वो एनर्जी आती कहाँ से है, वो एनर्जी कैसे डेवलप करते हैं, क्या हम वो खुद डेवलप करते हैं या कहीं से लेते हैं। तो अभी वो सस्पेंस रहेगा क्योंकि हमारा चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो सेकेंड, अगर दूसरी बात करें एक्सक्रीशन, तो ये भी नाम सुना होगा आपने। एक्सक्रीशन का मीनिंग होता है बच्चा एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिमूव करते हैं वेस्ट मटेरियल को फ्रॉम आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा वेस्ट पैदा होता रहता है। सो वी हैव टू रिमूव दैट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे वो स्वेट है, चाहे वो टॉक्सिक सब्सटेंस है, चाहे वो यूरिन है, चाहे वो कोई भी वेस्ट मटेरियल है किसी भी फॉर्म में, और हमें उसको रिमूव करना है। सो वो कैसे रिमूव होगा, वो रिमूव होगा एक क्रिया से, एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस का नाम है एक्सक्रीशन। तो ये भी पूरा टॉपिक रहेगा हमारा, शायद इसमें भी 3-4 लेक्चर होंगे, है ना, तो ये भी हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें और कौन सा ऐसा प्रोसेस है, दैट इज सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन का मीनिंग क्या हो गया, नाम से पता चलता है। तो सर्कुलेशन का मीनिंग होता है दैट इज एक ऐसा प्रोसेस जिसका काम होगा हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना मटेरियल को। अब आपको भी पता है जो आप खाना खाते हो वो सेल तक चाहिए, तो कैसे पहुंचेगा, वो तो आपके स्टोमक के अंदर है, वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर है, तो वहाँ से सेल तक जाएगा, सर्कुलेशन होगी। आपका जो बॉडी में वेस्ट मटेरियल है, चाहे किसी भी सेल के अंदर है, अब सेल में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, उसको किडनी में जाना है ताकि वो यूरिन की फॉर्म में बाहर जाए, तो सर्कुलेशन चाहिए। तो इट मीन्स हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा है जो मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है, और कैसे लेके जाएगा वो एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस का नाम है सर्कुलेशन। और जो लेके जाता है वो कौन है, दैट इज़ ब्लड। तो इसमें भी हम पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है हमारे कुछ जो हम देखेंगे कि सर्कुलेशन में क्या क्या आएगा। ओके, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, किसी को भी लाइफ देने के लिए। फोर्थ अगर हम बात करें इसमें और क्या आ सकता है,
दैट हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, है ना, नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम है वो भी हमारे जैसे ह्यूमन की बात करें जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर लाइफ प्रोसेस के अंदर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी की ये हमारा एक इसको बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर हम शॉर्ट में बात करें कि हमने प्लांट और एनिमल दोनों में देखना है तो ये किसके अंदर आ जाएगा, दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसके अंदर आ जाएगा कि हमारी बॉडी को कंट्रोल चाहिए, प्लांट को भी कंट्रोल चाहिए। लेकिन अब बात करोगी प्लांट के अंदर कहाँ पे ये नर्वस सिस्टम होता है, नहीं, प्लांट के अंदर भी कुछ होते हैं, वो होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। और हमारे अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है और नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है। ओके, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं और प्लांट को भी ऐसे ही केमिकल कंट्रोल करते हैं। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक आप पढ़ोगे पूरे डिटेल के अंदर। हो सकता है मैं ही आपको ये टॉपिक भी करवाऊँ। ओके, अभी हम सिर्फ इस वर्ड को, इस यूनिट को एक्सप्लेन करें। सो दिस इज द, ऐसे ही हमारे पास दैट इज का एक और है, दैट इज का रिप्रोडक्शन। तो हम ज़्यादा नहीं, फिलहाल थोड़ा सा लेते हैं। नेक्स्ट आ गया रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम अपनी जनरेशन को आगे चलाते हैं। मीन्स इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच वन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अनदर ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड। अपने ही तरह के बच्चों को आगे जन्म देना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। री मतलब अगेन, प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस। समझा गया? अब ये ऐसे ही हमारे पास एक रेस्पिरेशन भी है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होगा, रेस्पिरेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जो हम खाना खाते हैं उसको तोड़ना, क्योंकि वो टूटेगा तभी एनर्जी मिलेगी। उस प्रोसेस को बोलते हो रेस्पिरेशन। तो बिना रेस्पिरेशन के कभी भी एनर्जी नहीं मिल सकती। सो ये कुछ प्रोसेस हैं, ये सभी प्रोसेस होंगे तो आप बोल सकते हो कि हमारी लाइफ जो है, या फिर हम क्या हैं, लिविंग है। अगर ये प्रोसेसेस नहीं होंगे तो हम लिविंग नहीं हो सकते। इट मीन्स कि लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या, ऑल दोज प्रोसेसेस, जैसे आप देख रहे हो, ऑल दोज प्रोसेसेस बाय विच वी आर लिविंग, जिसके द्वारा हम लिविंग हैं। और इनमें से कोई प्रोसेस अगर नहीं होगा तो हम लिविंग नहीं हो सकते। लेकिन आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपने सोचना सभी जो देख रहे हैं इसको, कि इनमें से कौन सा आउट ऑफ 6 कौन सा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बिना हम जिंदा रह सकते हैं। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमारे जिंदा रहने के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ हमारे कॉन्टिन्यूटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी कि हम अगर वो प्रोसेस नहीं करते शायद हमारी आगे कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी। हाँ, हो सकता है आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। तो वो है दैट इज रिप्रोडक्शन। ओके, इट मीन्स रिप्रोडक्शन जो है वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब अगर रिप्रोडक्शन ना हो, ऐसा नहीं है कि हम मर जाएंगे। ओके, लेकिन रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है किसका, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, बड़े आराम से समझना इसको। जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आगे कॉन्टिन्यूटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो वो स्पीसीज ही खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आगे उनकी जनरेशन नहीं चलेगी। इट मीन्स इसलिए हमने इसको, रिप्रोडक्शन को एक अलग यूनिट में पढ़ेंगे, ना कि हम लाइफ प्रोसेस जो ऊपर देख रहे हैं उसमें पढ़ेंगे। इसलिए हम इसको निकाल देंगे यहाँ से, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन, रेस्पिरेशन, ये सारे टॉपिक हम इस टॉपिक यूनिट के अंदर पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये हमारे मेन टॉपिक रहेंगे। शायद नर्वस कोऑर्डिनेशन भी हम अलग से पढ़ेंगे। सो कहने का मतलब लाइफ प्रोसेसेस हो गया वो सभी प्रोसेस जिसके द्वारा हम जिंदा हैं, और इन्हीं प्रोसेस की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लिविंग हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर 1 का, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस का, तो वो है न्यूट्रिशन। हैं कि आप सब बताओ कि आपको अपनी लाइफ के अंदर एक्टिविटीज़ करने के लिए, खेल के लिए, कूदने के लिए, पढ़ने के लिए, कोई भी लाइफ में काम करना है तो क्या चाहिए? अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप यही बोलोगे कि सर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी होनी चाहिए। ओके, तो नेचुरल सी बात है, अगर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी है तो आप हर लाइफ का काम कर सकते हो। आपकी इवन कि आपकी बॉडी जब सो भी जाती है तब भी आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी चाहिए होती है। अब वो एनर्जी आएगी कहाँ से? तो इसी चीज़ को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। इट मीन्स कि न्यूट्रिशन जो है वो एक वर्ड है,
ओके, जैसे अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन जो है वो खुद एक वर्ड से बना हुआ है, उस वर्ड का नाम है दैट इज न्यूट्रिएंट। तो क्या किस वर्ड से आया हुआ है ये वर्ड है न्यूट्रिएंट, वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है न्यूट्रिएंट। सो अब बात आती है कि न्यूट्रिएंट का मीनिंग क्या है। ओके, सो न्यूट्रिएंट का मीनिंग होता है कि कोई भी सब्सटेंस, ध्यान से समझना, न्यूट्रिशन हम बाद में समझेंगे, पहले इसका रूट जो है उसको पकड़ते हैं, क्योंकि अगर आपको रूट समझ आ गया, उसका बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया, तो आप न्यूट्रिशन को भी समझ पाओगे। सो न्यूट्रिशन वर्ड आया है एक वर्ड से, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। सो व्हाट डज इट मीन? सो व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट? तो न्यूट्रिएंट का मीनिंग होता है एनी सब्सटेंस दैट प्रोवाइड अस एनर्जी। ध्यान से सुनना कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको खाने से आपको एनर्जी मिले, मैंने बोला कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको खाने से आपको एनर्जी मिलती है, आप बोलोगे सर ये क्या है? न्यूट्रिएंट। तो मीन्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनर्जी। सो एनर्जी प्रोवाइडिंग, एनर्जी गिविंग सब्सटेंस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। ओके, तो इट मीन्स अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो, अगर ध्यान से सुन रहे हो, तो आपको क्वेश्चन चाहिए हम क्या क्या चीज़ें खाते हैं। तो आपको पता आप चपाती भी खाते हो, है ना, आप बहुत सारे स्वीट डिश भी खाते हो, आप मिल्क भी पीते हो, फ्रूट भी खाते हो, तो बहुत सारी चीज़ें खाते हो। तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि इन सब चीज़ों के अंदर क्या है? न्यूट्रिएंट है। क्यों? इन सब चीज़ों को खाते हैं तभी तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। बिल्कुल सही। ओके, सो कोई भी सब्सटेंस अगर आपको खाते हो, एनी सब्सटेंस दैट प्रोवाइड अस एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट फर्स्ट। फिर आपके दिमाग में आएगा सर जो प्लांट्स होते हैं वो तो ये चीज़ें खाते नहीं, तो उनके लिए फिर क्या होगा? क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो भी अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे हमारी बॉडी में होती हैं, लेकिन वो तो कभी चपाती बना के खिलाते नहीं हैं, जहाँ वो कभी भी फ्रूट खुद खाते नहीं अपना, उनके लिए क्या होगा? तो इट मीन्स न्यूट्रिएंट की जो डेफिनेशन है हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होगी, तो हर एक की एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। इट मीन्स कि जो न्यूट्रिएंट है प्लांट का, वो क्या देते हो उसको? आप उसको क्या देते हो? मिनरल्स देते हो, आप उनको क्या देते हो? फर्टिलाइजर्स देते हो, आप उनको बायो फर्टिलाइजर्स देते हो, उनके लिए वही न्यूट्रिएंट है। क्यों? क्योंकि वही न्यूट्रिएंट जो हैं उनकी लाइफ एक्टिविटीज़ को चलाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो उसी खाद के कारण हो रही है, उसी मिनरल्स के कारण हो रही है, उसी फर्टिलाइजर्स के कारण हो रही है। तो अगर आप उनको वो नहीं दोगे, इट मीन्स कि उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होगी। समझ गए? इसका मतलब ये चीज़ समझना है आपको। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको रटिफिकेशन नहीं करना है, आपको आगे नहीं जाना है, जो भी वर्ड पढ़ोगे उसको कंप्लीटली समझ होना चाहिए। तो एनर्जी मतलब कि न्यूट्रिएंट मतलब कि कोई भी सब्सटेंस जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करे। अब बात आती है कि न्यूट्रिएंट तो हमने समझ लिया, तो फिर न्यूट्रिशन क्या हुआ? ये जो ऊपर आपने लिखा हुआ है वो न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या हुआ? एनर्जी तो आ गई, लेकिन आप खुद सोचो, न्यूट्रिएंट आपके सामने पड़ा हुआ है, मतलब आपकी प्लेट के अंदर चपाती पड़ी हुई है, ब्रेड का टोस्ट पड़ा है, तो क्या आप उसको देखते रहोगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी? कभी भी नहीं मिलेगी। इट मीन्स आपको कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी ना, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, तो अगर ह्यूमन को कुछ करना पड़ेगा जिससे एनर्जी मिले, तो सबसे पहला स्टेप होता है उसको वो टोस्ट को उठाना है और मुंह के अंदर डाल देना है, तो वो पहली एक्टिविटी होगी, दैट इज़ वो पहला फंक्शन हो गया जो उन्होंने किया, और उसको क्या बोलते हो? दैट इज़ इंजेशन। ओके, तो क्या बोलोगे? इंजेशन। अब बात करते हैं इंजेशन के बाद क्या मुंह में अगर वो उसको डाल के रखे तो उसको एनर्जी मिल जाएगी? नहीं, उसको कुछ और भी करना पड़ेगा। मुंह में डाल के ऐसे थोड़ी रखेगा, फिर उसको डाइजेस्ट करेगा, मीन्स चबाएगा, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स एक्ट करेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। तो दैट इज़ सेकंड स्टेप क्या होगा? डाइजेशन। तो इट मीन्स उसको डाइजेशन भी करनी पड़ेगी। डाइजेशन के बाद क्या होगा? फिर क्या डाइजेशन से एनर्जी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। फिर उसके जो इंटेस्टाइन के अंदर खाना पड़ा है उसको एब्जॉर्ब होना पड़ेगा, मतलब सेल तक जाना पड़ेगा। कहाँ से? इंटेस्टाइन से सेल तक का सफ़र तय करना पड़ेगा। वो क्या होता है? दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। सो उसको एब्जॉर्प्शन भी करनी पड़ेगी। अब एब्जॉर्प्शन होगी, क्या एनर्जी मिल जाएगी? नहीं, अभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब वो खाना तो सेल तक पहुंच गया है, अब उसकी यूटिलाइजेशन होगी। उस प्रोसेस को बोलते हो दैट इज़ एसिमिलिएशन। तो अब उसकी एसिमिलिएशन भी करनी पड़ेगी, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलिएशन, मीन्स आपका यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। क्या अब खाना
एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी तो मिल गई, लेकिन अब जब भी कुछ खाते हो तो उसका कुछ वेस्ट मटेरियल भी होता है। जैसे अगर आप संतरे का जूस पीते हो तो संतरे को अगर आप किसी मशीन में डालते हो, ऊपर से उसको ग्राइंड करते हो तो उसका कुछ गंध जो है बाहर निकलता है, और जो जूस होता है वो उसका अंदर एनर्जी है। लेकिन जो उसका सेलुलोज है उसके अंदर एनर्जी नहीं है, वो आप खा भी लोगे तो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा ही नहीं। अगर आपकी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, तो उसको बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ईजेशन। क्या बोलोगे? ईजेशन। तो ये 5 स्टेप, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ईजेशन, ये 5 स्टेप होंगे तो जाके आपको क्या होगी, ये एनर्जी मिलेगी, और इन्हीं को बोलते हो न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन का मतलब ऑल दोज प्रोसेसेस बाय विच वी गेट एनर्जी, ऑल दोज प्रोसेसेस बाय विच वी गेट एनर्जी। अब आप खुद सोचो, आपने पहला ही स्विच ऑफ कर दिया, मतलब आपने इंजेक्शन की नहीं, खाना आपके प्लेट में पड़ा हुआ है और आप ऐसे देख ही आ रहे हो, तो क्या आपको एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। आगे समझ, फिर भी इंजेक्शन तो करनी पड़ेगी। अगर सर डाइजेशन ना करें, अगर डाइजेशन नहीं करोगे तो आप उसको अगर चबाओगे नहीं, इंजाइम्स उसके एक्ट नहीं करेंगे तो भी क्या होगा आपको। इट मीन्स ये 5 के 5 स्टेप होंगे तब जाके आपको एनर्जी मिलेगी, और अगर ये 5 स्टेप नहीं होंगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। सो ऑल दीज स्टेप्स, ऑल दीज प्रोसेसेस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, एंड दिस process or these processes are called as nutrition. So वो सभी क्रियाएं जिनके होने से हमें एनर्जी मिलेगी, हम उसको नाम देते हैं न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हमारे पास 2 मोड है इसके, यानी कि सो न्यूट्रिशन इज ऑफ 2 टाइप्स। ओके, फर्स्ट इज कॉल्ड, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, दैट इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज autotrophic nutrition, and second is heterotrophic nutrition. अब ये 2 मोड हैं क्या, जैसे हम यहाँ पर बात करें तो ये 2 मोड के हैं। तो सबसे पहली बात की मैंने आपको एनर्जी की, तो मैंने बोला कि जो एनर्जी है हमें तैयार करनी है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं इस दुनिया के अंदर, उनके पास कैपेबिलिटी है, ठीक है, पोटेंशियल है कि वो अपनी एनर्जी खुद तैयार कर सकते हैं, क्योंकि नेचर ने उनको कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की हैं जिसकी मदद से वो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट। सो अगर हम बात करें ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, नाम से ही पता चलता है, ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ। ओके, सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद तैयार करें, ऐसे प्रोसेस को बोलते हो दैट इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सो इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। मैंने अभी पूरा पर्टिकुलर नहीं हूँ, उसके बाद आगे बताता हूँ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, अपना खाना खुद तैयार करेंगे। ओके, अपना खाना खुद तैयार करेंगे, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और दूसरी साइड अगर हम देखें हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, नेचुरल सी बात है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद तैयार नहीं कर पाएंगे, तो उनको किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, जो खुद तैयार करते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफ्स पे, मीन्स ग्रीन प्लांट्स पे। सो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस बाय विच, या फिर इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। ये अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, डू नॉट मैन्युफैक्चर। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, आपको समझ आना चाहिए। डू नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। अगर अपना खाना खुद तैयार नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, तो इनको किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, ऑटोट्रॉफ्स पे। और मैंने बोला ऑटोट्रॉफ्स कौन है, दैट इज मोस्टली ग्रीन प्लांट्स। पहले तो डेफिनेशन समझ आओगी होगी, सो फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। ओके, वाई, बिकॉज दे हैव स्पेशल सेल्स, इनका कुछ स्पेशल सेल होते हैं जो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। और इनके पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। अब मैं इनकी ना तो आपको एग्जांपल बताई, आगे एग्जांपल भी बताऊंगा आपको। अब बात आती है कि ऑटोट्रोपिक के भी आगे 2 टाइप्स आएंगी। ओके, आगे ऑटोट्रोपिक जो हैं
आप थोड़ा और पर्टिकुलर हो जाएंगे, हम थोड़ा और पर्टिकुलर पढ़ेंगे, स्पेसिफिक पढ़ेंगे। इसमें दो आती हैं, एक आती है दैट इज फोटोसिंथेसिस और एक आती है बच्चा कीमोसिंथेसिस। अब इसमें भी आगे दो टाइप्स आ गई, इसलिए मैंने आपको पहले एग्जांपल नहीं बताई, अब आपको डिटेल में बताते हैं। तो फोटोसिंथेसिस मतलब कि फोटो का मीनिंग ये होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है दैट इज फूड, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, सिंथेसिस ऑफ फूड, C6H12O6। ये शॉर्ट में फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। सो फोटो का मीनिंग लाइट और सिंथेसिस का मीनिंग हो गया दैट इज मैन्युफैक्चर ऑफ फूड या फिर सिंथेसिस ऑफ फूड। तो इट मीन्स यहाँ पे जो है ऑर्गेनिज्म खाना बना रहा है, लेकिन उसको बनाने की किसकी ज़रूरत है? लाइट की। मतलब कि जैसे अब बात करते हैं ग्रीन प्लांट्स, तो सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है इसकी? ग्रीन प्लांट्स। अब बच्चों बोलोगे कि ग्रीन प्लांट्स क्यों लिखते हो आप? तो हम ग्रीन प्लांट क्यों लिखें, खाली प्लांट क्यों ना लिखें? इसमें भी एक बोल सकते हैं हैसियत, आप बोल सकते हो। इसमें क्या है स्पेशलिटी कि हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो हमेशा ग्रीन नहीं होते। कुछ लाइफ में ऐसे प्लांट भी हैं जिनको पैरासिटिक प्लांट बोलते हैं, जिनके पास लीफ नहीं होते, वो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे ग्रीन लगाते हैं। और वो कौन सा पेड़ है जो खाना खुद तैयार नहीं कर सकता? जैसे कसकुटा, मान लो ये एक ऐसा प्लांट आ गया कि जो अपना खाना खुद तैयार नहीं करता। तो अगर खाना खुद तैयार नहीं करेगा तो क्या ये ऑटोट्रॉप होगा? नहीं, ये प्लांट होने के बावजूद क्या है? दैट इज ये हेटरोट्रॉप है। यहाँ तक आया समझ? सो फिर से सुनो, फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय यूजिंग, किसको यूज़ करते हैं? बाय यूजिंग ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो इनको क्या चाहिए? क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल की मदद से अपना खाना खुद तैयार करेंगे, क्योंकि क्लोरोफिल के पास क्या है? इनके पास पोटेंशियल है कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो इनको एटमॉस्फेयर से मिलेगी प्लांट को, वाटर जो इनको कहाँ से मिलेगा? ये इनको मिलेगा दैट इज सॉइल से। इन दोनों को ये रिएक्ट करवाएंगे और इस रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी आएगी सनलाइट से, और इससे बनेगा C6H12O6। खाना बन गया और साथ में क्या होगा? ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। इसलिए इस मैकेनिज्म को बोलते हैं ऑक्सीजेनिक प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजेनिक प्रोसेस, बिकॉज इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। और भी बहुत सारा कुछ बोलते हैं, लेकिन आप 10th के लिए इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। सो ये जो प्रोसेस आपने पढ़ा, ये क्या था? ये था फोटोसिंथेसिस। अब हम बात करेंगे कीमोसिंथेसिस की। तो ये सारे करते हैं ग्रीन प्लांट्स, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं यूनिवर्स के अंदर जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। तो नेचुरल बात है वो किस में आ जाएंगे? ऑटोट्रॉप के अंदर। ओके, तो वो कौन से बैक्टीरिया? वो जैसे हमारे पास आ गया आयरन बैक्टीरिया या फिर सल्फर बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये भी अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये लाइट की मदद नहीं लेते क्योंकि वहाँ क्लोरोफिल नहीं है। तो इनके पास क्या होता है? तो ये बैक्टीरिया आ गया। अब इसी बैक्टीरिया के पास है सल्फर, ये सल्फर आ गया। तो इस सल्फर के टूटने से, क्योंकि जब भी कोई चीज़ टूटती है बीच में से एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी निकली, और ये एनर्जी थी केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी थी? केमिकल, क्योंकि केमिकल के टूटने से एनर्जी निकली है। और इसके पास भी क्या है? एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड लिया। ओके, लेकिन इसने वाटर नहीं लिया, जैसे यहाँ पे वाटर था, इसने लिया H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। सिंपल, ये जैसे आपने देखा होगा बड़ी बात, अपने घर के गंदे नाले होते हैं उसमें से निकलते हो तो बड़ी पंजेंट सी स्मेल आती है, वो इसी के कारण आती है। तो वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, वो उस गंदे नाले के अंदर क्या करते हैं? एक प्रोसेस करते हैं, उसको बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। और इसी दौरान क्या होता है? वहाँ से क्या निकलता है? खाना तो बनेगा क्योंकि एक ऑटोट्रॉप्स हैं, खाना तो बनाएंगे, साथ ही साथ वहाँ पे क्या निकलेगी? सल्फर गैस। तो वहाँ से सल्फर गैस भी प्रोड्यूस होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो सल्फर गैस निकलेगी, खाना बनेगा, प्लस इसकी बॉडी में खुद ही वाटर भी बनेगा, ना कि बाहर से ले रहा है। तो ये आ गया कीमोसिंथेसिस। अब इसको कीमोसिंथेसिस का नाम क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे सिंथेसिस हो गया खाने का बनना, वो तो बन गया, ये बन गया, लेकिन कीमो क्यों वर्ड यूज़ किया? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी थी जिसकी मदद से खाना बना वो क्या थी? केमिकल एनर्जी, और वो सल्फर के टूटने से आई, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कीमोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें हीटरोट्रॉपिक है, तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो हीटरोट्रॉपिक का मीनिंग होता है कि एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें ऑर्गेनिक खाना खुद तैयार नहीं कर सकता, उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। ओके, सो अब हेटरोट्रॉपिक जो है, अगर खाना नहीं बनाते तो इनकी भी आगे टाइप्स आती हैं। ओके, तो जैसे